हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग विजन एस मैगजीन के जो जुलाई वाला करंट अफेयर्स है उसको पढ़ रहे हैं। कल हमने आपको इंटरनेशनल रिलेशंस को ख़त्म कर दिया पढ़ा करके, वीडियोस पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट आप खोलिए। जून और जुलाई दोनों जो मंथ्स के करंट अफेयर्स जो हैं विजन एस मैगजीन के, वो हमने कंप्लीट करा रहे हैं, ठीक है। और जो है इसी के साथ साथ जो है मैं आपको प्री और मेंस के अप्रोच के साथ पढ़ा रहा हूँ, जिसमें प्री में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, मेंस में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। उसी के हिसाब से आज हम अपना इकोनॉमिक्स शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम न्यूज इन शॉर्ट्स पढ़ेंगे। पहले न्यूज इन शॉर्ट्स को कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद जो है मेंस के हिसाब से जो चीज़ें होंगी वो अगले जो कंटेंट होगा उसको हम देखते जाएंगे। कुछ भी नहीं छूटेगा, सारा चीज़ें पढ़ा दी जाएंगी। तो आज हम शुरू करते हैं अपने जो कंटेंट है उसमें क्या दिया हुआ कि ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर क्रिप्टो एसेट एक्टिविटीज़। क्रिप्टो एसेट एक्टिविटीज़ के लिए क्या हुआ, ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है किसके द्वारा, वित्तीय स्थिरता बोर्ड यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के द्वारा। ये कंटेंट है। अब हम जानना कि क्रिप्टो एसेट एक्टिविटीज़ यानी क्रिप्टो क्या है। पहले तो आप जान लीजिए क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। मैं आपको अगर पूछूं तो क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, तो क्रिप्टो करेंसी क्या होती है कि डिजिटल या वर्चुअल करेंसी होती है। डिजिटल या वर्चुअल करेंसी होती है जिसमें सुरक्षित लेन देन के लिए क्रिप्टोग्राफी का यूज होता है। क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल होता है जो ट्रांजेक्शन्स के लिए, ठीक है। इसको जो है क्रिप्टो करेंसी को किसी एजेंसी या रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा जारी नहीं किया जाता, बल्कि ये क्या होता है कि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे आधारित होता है। यानी जो हर ट्रांजेक्शन में उसका रिकॉर्ड रखने के लिए नई यूनिट इशू करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये क्या है कि ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम है और इसका बैंक जो इसका ट्रांजेक्शन क्या करेगा कि बैंक जो है वेरीफाई नहीं करता है। ये बहुत ध्यान देना है। पीयर टू पीयर सिस्टम है, ठीक है। पीयर टू पीयर सिस्टम है यानी जिसके जरिए यूजर जो है किसी को कभी भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक। और ये जो कहता है क्रिप्टो करेंसी जो है डिजिटल वॉलेट में स्टोर होती है, तो क्रिप्टो करेंसी हो गया। पर यहाँ जो ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है वो क्रिप्टो करेंसी के लिए नहीं बल्कि क्रिप्टो एसेट एक्टिविटीज़ के लिए, क्रिप्टो एसेट के लिए। तो क्रिप्टो एसेट इसी में क्रिप्टो करेंसी भी आ जाएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। स्टेबल कॉइन होगा, बिटकॉइन होगा, तो मतलब ऐसे जो बहुत सारे एसेट है ना वो आ जाएंगी। तो क्रिप्टो करेंसी को हमने देख लिया। अब आता है न्यूज़ में कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है उसने जो एसेट है उसको गतिविधियों के लिए उसके लिए वैश्विक विनियामक फ्रेमवर्क को अंतिम रूप दिया। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है क्या, वो देख लेते हैं। पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है इंटरनेशनल जितने ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं यूपीएससी अक्सर उसी से घुमा फिरा के प्रश्न पूछ देगा या किसी स्टेटमेंट में डाल देगा कि उनसे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। जैसे क्या है कि ये जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है, इसको जैसे अभी G20 खत्म हुआ ना भारत में, उसी तरह से 2009 में G20 जब हुआ था तो वहाँ पे उसी के तत्वाधान में इसको स्थापित किया गया। वैश्विक वित्तीय प्रणाली की निगरानी करने वाला जो है और उसको सिफारिशें देने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, याद देना है, ठीक है। इसके सदस्य कौन होते हैं, तो जो भी देश उसके सदस्य होंगे उन देशों के केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक, फाइनेंशियल मिनिस्टर, ठीक है। और इसके बाद जो है G20 देशों के सुपरवाइजरी जो अधिकारी होते हैं वो सदस्य होते हैं। भारत इसका सदस्य है, ठीक है। उद्देश्य क्या है, वित्तीय प्रणालियों को मजबूत करना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों की स्थिरता को बढ़ावा देना, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ आता है, यूपीएससी क्या करेगा, प्रश्न स्टेटमेंट में दे देगा, ठीक है, कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड द्वारा जो भी नियम है वो बाध्यकारी सदस्य देशों पे बाध्यकारी है। अब यहाँ आप बाध्यकारी हैं कि नहीं है, और सोचेंगे कि आप एग्जाम में बैठेंगे प्रेशर में तो सोचेंगे कि आप जो है ये प्रश्न कहाँ से पूछ दिया, कुछ भी पढ़ना पूछ रहा है। लेकिन ये देखिए मैगजीन में चीज़ें कवर होती हैं, इसीलिए मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कोई संधि आधारित संगठन नहीं है और इसके जो निर्णय होते हैं वो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं, ठीक है। ये कानूनी रूप से बाध्यकारी सदस्यों पे नहीं होते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेसल में है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेसल, जो स्विट्जरलैंड में है। बेसल नॉर्म्स अगर आपको नहीं पता है कमेंट करिएगा, या फिर आप गूगल करके पढ़ने की कोशिश करिए, नहीं समझ में आएगा कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बेसल नॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के लिए। वैसे मैं इकोनॉमिक्स की क्लासेस शुरू करने वाला हूँ तो उसमें सारी चीज़ें जो हैं वो जो इकोनॉमिक्स की जो कॉन्सेप्ट है वो चीज़ें समझ में आप आ जाएंगी और मैं सब चीज़ों को कवर कर दूंगा प्री के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है कि जो अभी देख लीजिए ना कि क्या है कि जो ये क्रिप्टो करेंसी वाला टॉपिक है इससे यूपीएससी भर भर के क्वेश्चन पूछा है और हर बार पूछता है। 2 क्वेश्चंस यूपीएससी के ही मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये क्या है, ये आपका जो है बिटकॉइन पे प्रश्न कब बना, 2016 में यूपीएससी के ही एग्जाम में, ठीक है। यूपीएससी के एग्जाम्स में प्रीलिम्स में बिटकॉइन पे क्वेश्चन बना। क्या बना कि देखिए 2016 का प्रीलिम्स है ये, बिटकॉइन आर ट्रैक्ड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्रीज
anyone with bitcoin address can send and receive bitcoin from anyone else from bitcoin address. Online payment can be sent without either side knowing the identity of other. ये क्वेश्चन बना जो यूपीएससी 2016 में, ठीक है, 2016 में ये क्वेश्चन बना। इसी के साथ साथ जो है ये क्वेश्चन बना 2017 में सीडीएस में, यूपीएससी का सीडीएस के पेपर में बना बिटकॉइन पे। तो क्या है, ये बहुत फेवरेट टॉपिक है और प्रश्न इससे पूछ सकता है। तो अभी वैश्विक जो विनियामक फ्रेमवर्क जो अंतिम रूप दिया जा रहा है, तो संभावनाएं हैं कि प्रश्न इससे बन जाए, क्योंकि क्या है कि जब तक फ्रेमवर्क आएगा तब तक जो है इसके जो क्वेश्चंस हैं, ये होता है ना कि प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं, चीज़ों को देख करके, पीवाईक्यूज़ को देख करके वो प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो जब मैं मैगजीन आपको पढ़ा रहा हूँ तो यही काम मैं आपका आसान कर रहा हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका मेन चीज़ है कंटेंट के बारे में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, यह फ्रेमवर्क जो है समान गतिविधि, समान जोखिम, समान विनियमन के सिद्धांत पर आधारित है। जिसमें क्या है कि जो क्रिप्टो करेंसी के संबंध, क्रिप्टो एसेट से संबंधित जो गतिविधियाँ होंगी, स्टेबल कॉइन्स होंगी, उनके लिए जो है व्यापक और विनियमन हो और सुसंगत विनियमन हो, ठीक है। इसके लिए क्या की गई है कि दो उच्च स्तरीय सिफारिशें की गई हैं, ठीक। एक है क्रिप्टो एसेट के लिए और दो है वैश्विक स्टेबल कॉइन व्यवस्थाओं के लिए। अब जान लेते हैं ना कि स्टेबल कॉइन और क्रिप्टो एसेट है क्या, आप वो देख लीजिए जो कॉन्सेप्ट है। क्रिप्टो एसेट क्या है, निजी क्षेत्र की डिजिटल परिसंपत्तियाँ हैं। जैसे निजी क्षेत्र की जो डिजिटल एसेट होती है ना, उसको क्रिप्टो एसेट बोलते हैं। क्या होती है कि जो मैं आपको पहले बताया लेक्चर के शुरू में ही, ये क्रिप्टोग्राफी और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर की तकनीक पर जो है निर्भर करती हैं। अब क्या है कि जो इनके अलग अलग जो क्रिप्टो एसेट बाजार के अलग अलग खंड है। जैसे क्या है, एक बिटकॉइन हो गया जो किसी मूल्य के लिए किसी परिसंपत्ति पर निर्भर नहीं होती, ठीक है। एक स्टेबल कॉइन्स हो गया। तीसरा जो है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस हो गया, स्टेबल कॉइन हो गया। स्टेबल कॉइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इस पे, ये आप बिटकॉइन तो आपको बता दिया था। स्टेबल कॉइन क्या है कि ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसका मूल्य किसी अन्य परिसंपत्तियों पे तय किया जाता है। बिटकॉइन और स्टेबल कॉइन में यही फ़र्क है। बिटकॉइन क्या है, इसके लिए किसी अन्य परिसंपत्तियों के जो है निर्भर नहीं होगी, और स्टेबल कॉइन क्या है कि अन्य एसेट पे, किसी अन्य एसेट पे वो निर्भर होती है। यही क्रिप्टो, मतलब वो दोनों क्रिप्टो करेंसी हैं, पर बिटकॉइन क्या है, किसी एसेट पर निर्भर नहीं है, किसी समर्थित एसेट पर निर्भर नहीं है, परिसंपत्ति पर। और ये स्टेबल कॉइन क्या है, किसी एक परिसंपत्ति पर निर्भर है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, इन फ्रेमवर्क्स में जो सेंट्रल बैंक की जो डिजिटल मुद्राएं हैं ना, इनको शामिल नहीं किया गया है। प्री के हिसाब से स्टार मार्क करके ये लिख लीजिए कॉपी में कहीं। इन जो फ्रेमवर्क बनाया जाएगा वो निजी क्षेत्र की जो परिसंपत्तियां होंगी उनके लिए, सेंट्रल बैंक की जो डिजिटल करेंसीज होंगी, आरबीआई भी ला रहा है ना, तो उनको शामिल इसमें नहीं किया जाएगा, क्योंकि क्या है कि वो पहले से ही रेगुलेटेड है, ठीक है। अब आते हैं अपने दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, ग्लोबल मिनिमम टैक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न तो अगले साल बन ही जाएगा। या यूपीएससी में पिछले साल ही ग्लोबल मिनिमम टैक्स पे मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2022 में। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग पे यूपीएससी ने दो बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि जो कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ वो कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अपने से पढ़ते तो इसको आप ऐसे ही पढ़ते चले जाते, क्वेश्चंस तो पक्का नहीं देखते, प्रीलिम पीवाईक्यूज, वो काम मैं कर दे रहा हूँ। इसमें कुछ वैल्यू एडिशन होना है वो मैं कर दूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि मोटिवेशन मिल सकता है। साल भर आपको पूरा मैगजीन कंप्लीट करा देंगे, साल भर, ठीक है, साल भर। तो इसमें क्या हुआ कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स में क्या है कि भारत सहित 138 देशों और अधिकार क्षेत्रों ने वैश्विक कर समझौते को लागू करने के लिए ऐतिहासिक कदम पर सहमति व्यक्त की, यानी एग्री हो गए हैं। इस जिम्मा किसको मिला है, OECD को, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन को। देशों की जो टैक्स चोरी है और टैक्स एविडेंस है उसको रोकने के लिए ये कदम उठा रहा है। और OECD ने ही 2013 में बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग पर परियोजना शुरू की थी। ये है क्या, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग? जैसे क्या है, देखिए, बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग वो टेक्निक होती है, वो रणनीति होती है, वो प्लानिंग होती है जो कंपनियां क्या करती हैं कि टैक्स से बचने के लिए जो टैक्स नियम है उसमें खामियां और अलग अलग देशों के नियमों में अंतर होता है ना, उसका जो है फ़ायदा उठाती हैं। कहीं हेडक्वार्टर कहीं और सेट कर दिया जहाँ एकदम कम टैक्स लगता हो,
बना कहीं और रहे हैं, बेच कहीं और रहे हैं, और इसमें जो है जितने देशों में जो 3-4 देश इन्वॉल्व हुए उनमें जो टैक्स जो कमियां रहेंगी टैक्स सिस्टम में, उनका फ़ायदा उठाएंगे। तो ये कंपनियां जो करती हैं उसी से निपटने के लिए ये बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग परियोजना लाई गई थी। OECD का अनुमान, इसको आप मेंस में लिख सकते हैं कि टैक्स इरोजन द्वारा क्या है कि टैक्स एविडेंस द्वारा क्या है कि देशों को वार्षिक रूप से 100 से 240 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो रहा है। मेंस में डाटा लिख सकते हैं आप ये, ठीक है। तो बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग परियोजना का मुख्य हिस्सा क्या है? अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से उत्पन्न होने वाली टैक्स संबंधी जो चुनौतियां उसका समाधान करना, ठीक है। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूं। ये चूंकि होगा क्या कि आपको जो है देखिए, ग्लोबल मिनिमम टैक्स जो टॉपिक है सेम 2022 में GS3 में पेपर पूछा हुआ है। ग्लोबल मिनिमम टैक्स से आप क्या समझते हैं और भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कैसे लिखेंगे इसको? पहला दृष्टिकोण कि आखिर मतलब दृष्टिकोण इन द सेंस कि आप वैश्विक न्यूनतम कर यानी ग्लोबल मिनिमम टैक्स को परिभाषित कर दीजिए, ठीक है, परिभाषित कर दीजिए क्या है, ठीक। इसमें जो है आप मान लीजिए उनको संक्षेप में बताएंगे, कुछ डेटा लिख देंगे, और दूसरा पार्ट क्या लिखेंगे? भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव, सीधे ये हेडलाइन डालेंगे और प्रभाव लिखेंगे, ठीक है। निष्कर्ष कुछ थोड़ा सा उसमें अगर आप मतलब उसमें उससे बचने की या उससे जो है जो प्रभाव पड़ेगा उसे उभरने की कुछ 2-4-3 पॉइंट अगर फ्लो चार्ट बनाकर ऐसे अगर बना देंगे तो वो भी हो जाएगा, और निष्कर्ष लिख देंगे या आगे के लिए लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। ये मेंस का क्वेश्चन है 2022 का। अब आता है बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग जो हम पढ़ रहे हैं। यूपीएससी ने 2016 के प्रीलिम्स में यही प्रश्न पूछा, बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग पे सीधा यही प्रश्न पूछ दिया। और सोचिए कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। 2016 मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां से सॉल्व करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चीज़ें आपको पता चलेंगी, ठीक है। ये बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग का जो है ये मामला जो है, अब ये का क्वेश्चन जो था ये 2016 में बना था, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने कंटेंट पे, जिसमें क्या है कि अब देखिए बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग पे OECD ने क्या किया है, इसने जो है एक सेकेंड, इसने 2 पिलर समाधान बनाए हैं। 2 पिलर समाधान। पहला पिलर क्या करेगा? जो सबसे बड़े और सार्वजनिक जो लाभर्जक जो MNCs हैं, ठीक है, मल्टीनेशनल एंटिटीज़ हैं या जो भी है, उनके जो मुनाफे के जो लाभ मार्जिन से ऊपर के मुनाफे का जो 25% होगा उन बाजार अधिकार वाले क्षेत्रों में आवंटित करेंगे जहां उनके उपयोगकर्ता और ग्राहक मौजूद हैं। इससे जो क्या होगा कि जो बराबर की चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होंगी। दूसरा पिलर क्या करता है कि जो बड़े MNCs हैं, मल्टीनेशनल एंटिटीज़ हैं, वो क्या करेंगे कि कम से कम 15% वाले जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स का भुगतान करें, और भले ही अधिकार क्षेत्र कहीं हो, मुनाफा कहीं और दर्ज किया हो, ठीक है। जैसे कंपनी मॉरिशस में रजिस्टर्ड है, हेडक्वार्टर उसका मॉरिशस में है, मैन्युफैक्चर किया चाइना में, बेचा इंडिया में, और लाभ मुनाफा यहाँ कमाया, तो भी उसको जो है 15% का जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स है उसको देना पड़ेगा। यही जो है मेन इंपॉर्टेंट बात है, और ये 2024 से लागू होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 24 का जो प्रीलिम्स दे रहे हैं, ठीक है, वो टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, इसके जो 90% जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस टैक्स के अधीन होंगी। OECD के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या है। क्या हुआ कि जब 1948 में मार्शल प्लान लाया गया था यूरोपीय पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका द्वारा, तो उसी योजना के साथ जो है OECD की स्थापना हुई थी, ठीक है, OEC की, ठीक है। उसी के स्थान पे फिर बाद में इसको नाम बदल के OEEC की, ठीक, उसके स्थान पे नाम बदल के फिर क्या किया गया जो है OECD जो है 1961 में इसको मतलब स्थापित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस और फ्रांस में है। मोटो क्या है? बेटर पॉलिसीज फॉर बेटर लाइव्स, ठीक है। और सदस्यता भारत OECD के प्रमुख साझेदारों में है। भारत इसका सदस्य नहीं है, ध्यान देना है, साझेदारों में है, भारत इसका सदस्य नहीं है। ये आप कहीं कॉपी लीजिए और इसको नोट कर लीजिए OECD का, ठीक है। और OECD में भारत जो है सदस्य नहीं है, साझेदार है लेकिन सदस्य नहीं है। ये UPSC फंसा देगा यहाँ पे, और यहीं से छोटे छोटे चीज़ों से क्वेश्चन बनता है, तो इसको ध्यान देने वाली बात है। जो प्रमुख सूचकांक देता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सूचकांक इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक और OECD बेटर लाइफ इंडेक्स 2 सूचकांक जारी करता है, इसको भी आपको देख लेना है। तो ये जो है आप लगभग जो है चीज़ें ये कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आता है डिजिटल व सतत
व्यापार सुविधा पर वैश्विक सर्वेक्षण। एशिया प्रशांत के लिए जो यूएन आर्थिक सामाजिक आयोग है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक आयोग है, उसने क्या दिया कि सतत डिजिटल व सतत व्यापार सुविधा पर वैश्विक सर्वेक्षण जारी किया गया। ये 2 वर्षों में जारी किया जाने वाला सर्वेक्षण है, 2 वर्षों में एक बार होता है। ये व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए अलग अलग देशों द्वारा अपनाए गए उपायों से संबंधित है, जिसमें व्यापार सुविधा के उपायों को 11 उप समूहों में वर्गीकृत किया गया है। इसको आप देख सकते हैं, इसमें बहुत कुछ खास नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। भारत का स्कोर क्या है कि 93.55% हो गया है। एशिया प्रशांत दक्षिण एशिया क्षेत्र के सभी देशों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला भारत है। और क्या है, भारत 4 प्रमुख जो क्षेत्रों में पूर्ण जो स्कोर हासिल किया है, कौन से हैं? पारदर्शिता, औपचारिकता, संस्थागत व्यवस्था, सहयोग और पेपरलेस। ठीक है, किस लिए जो है सुधार संभव हुआ? तुरंत कस्टम की सुविधा मिल रही है, स्विफ्ट है, प्री अराइवल डेटा प्रोसेसिंग है, ठीक है, ई स्टोर है और समन्वित सीमा प्रबंधन है। तो इसके कारण से ये फायदा हुआ है। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक, ठीक है, इसके लिए जो है 1947 में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये यूएन के 5 क्षेत्रीय आयोगों में से एक है। 53 सदस्य देश हैं, 9 एसोसिएट मेंबर हैं। भारत इसका सदस्य है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बैंकॉक, थाईलैंड में है। ठीक है, इसको बस आप नॉर्मल देखते जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। प्री के हिसाब से पूछेगा भी तो उतना डिटेल में नहीं जाएगा। और क्या है कि ए वर्ल्ड ऑफ डेप्ट रिपोर्ट, ये क्या है? अंकटाड यानी कि UNCTAD ने वर्ल्ड ऑफ डेप्ट रिपोर्ट के शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात जान लेते हैं कि UNCTAD इसके क्या है। ये 1964 में ही UN महासभा द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है, इंटर गवर्नमेंटल जो है ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंस्टीट्यूशन है, निकाय है। ये क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है। अगर यही प्रश्न UPSC दे देगा कि अंकटाड एक वैश्विक UN के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो वहाँ कन्फ्यूज हो जाएंगे आप। अंतर सरकारी निकाय है, ध्यान देना। सदस्य संख्या कितनी है? 195 है। UN जो है ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह का एक भाग है। भारत इसका सदस्य है। व्यापार और विकास रिपोर्ट ये जारी करता है, डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट जारी करता है, प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट जारी करता है। 3 रिपोर्ट जारी करता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो प्री संबंधित ये चीज़ें यहाँ से हो गई हैं। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? जेनेवा में। ठीक है, इसको ध्यान देना है। तो इसमें क्या है कि सार्वजनिक ऋण क्या होती है? जो पब्लिक डेप्ट होता है वो क्या है कि विकास संबंधी गतिविधियों के लिए सरकार क्या करती है कि अपना जो है कर्जा लेती है। ठीक है, और इसमें जो है कुल देनदारियाँ शामिल होती हैं, तो यही जो है आपका पब्लिक डेप्ट होता है। तो 2000 के बाद क्या है? 2022 में जो है पब्लिक डेप्ट कितना हो चुका है? 92 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। और विकासशील देशों में जो है ऋण ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। भारत का भी बढ़ा है, भारत का भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। तो क्या है कि वर्तमान में जो आधे विकासशील देश हैं अपने जो GDP का 1.5% से अधिक जो है सरकारी राजस्व का और सरकारी राजस्व का 7% तक जो है शिक्षा और स्वास्थ्य की तुलना में ब्याज भुगतान पे खर्च करते हैं। यानी कि जो हम अभी देखने यही प्रश्न पूछा था, यही प्रश्न UPSC में शायद किसी पेपर में, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, प्रश्न पूछा था कि जितना हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट पे ये था कि कितना वेस्ट हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं शायद। अच्छा, बजट में किसी पेपर में शायद मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको कमेंट बता दूंगा, पिन कर दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा या कमेंट में पिन कर दूंगा। किसी एग्जाम में पूछा था, शायद UPSC UPPCS के एग्जाम में पूछा था कि जो हम क्या बोलते हैं अपना बजट है उसका कितना हिस्सा हम ब्याज पेमेंट कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि GDP का 1.5% से अधिक और जो सरकारी राजस्व है उसका 7% तक जो है ब्याज भुगतान पे खर्च कर रहे हैं। विकासशील देश क्या है कि अब निजी ऋणदाताओं पर अधिक निर्भर है। इन देशों को ऋण मिलना महंगा हो गया है। यानी उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान को देख सकते हैं। तो अब क्या है कि मेंस के हिसाब से इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको प्री के हिसाब से उतना नहीं है। ये देख लीजिए, इसमें वैश्विक ऋण बोझ को कम करने की रूपरेखा क्या होनी चाहिए, मेंस में इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्या करना चाहिए कि ऋण की उच्च लागत और ऋण संकट से बढ़ते जोखिमों से निपटना चाहिए। आकस्मिक वित्त का विस्तार करते हुए अधिक तरलता प्रवाह करनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ऋण प्रणाली को अधिक समावेशी बनाना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है चीज़ें हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से जो 2-3 चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा वो जो है प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
स्टार मार्क करिएगा, कॉपी लेकर नोट करते रहिएगा। इसमें से कुछ कुछ चीज़ें जो मेन चीज़ें हैं मैं वो आपको निकाल के दूंगा इसमें, क्योंकि प्री में प्रश्न वहीं से बनेंगे। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जो है ये क्या बोला कि सरकार ने बोला कि सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक और निजी क्षेत्र के सभी पात्र बैंकों को महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट देते इसको लागू और संचालित करने की अनुमति दे दी। इसका उद्देश्य क्या है, जो भारत की युवा लड़कियां हैं और महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा देना है, तो इसके लिए जो है इसके से क्या होगा कि वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण भी होगा। अब क्या है, अब ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी प्रश्न योजनाओं से कहाँ से पूछता है ये देख लीजिए। एक पहली बात की ये क्या है, लघु बचत योजना है, तो दीर्घ बचत योजना अगर दे देगा तो गलत है ऑप्शन, ठीक है, लघु बचत योजना है, ठीक है। और क्या है कि डाकघरों और पात्र अनुसूचित शेड्यूल बैंक जो है उनके तहत जो है इसकी सदस्यता ली जा सकती है, ठीक। अब क्या है, इसके तहत जो है 2 वर्ष की अवधि के लिए 2025 को या उसके पहले जो है खाता खोला जा सकता है। और पात्रता कौन होगा इसके लिए, कोई भी महिला स्वयं के लिए और नाबालिग लड़की के मामले में उसके अभिभावक द्वारा उसके द्वारा खाता खोला जाएगा। ब्याज दर ये इंपॉर्टेंट है, 7.5% की प्रतिवर्ष से ब्याज दर दिया जाएगा और निश्चित तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज दर होगी। और यूपीएससी क्या करता है कि कभी कभी जो योजनाएं परियोजनाएं वाले प्रश्न होते हैं उनसे क्या करता है कि राशि पूछ देता है, स्पेसिफिक राशि दे देगा बड़े टर्मों में। तो निवेश करने वाली जो न्यूनतम राशि वो कितनी है, 1000। इससे प्रश्न एक बार एकाध योजनाओं में ऐसे प्रश्न बने हैं और यूपीपीसीएस में भी बने हैं। इसी साल जो है यूपीपीसीएस के 2023 के प्रीलिम्स में प्रश्न पूछ दिया बजटीय आवंटन सब कितने रुपए में की गई हैं, वो प्रश्न पूछ गया था। तो कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए जो है। और अधिकतम निवेश कितना है, 2 लाख रुपए, न्यूनतम 1000 है, अधिकतम 2 लाख है। और ये परिपक्वता अवधि कितनी है, मात्र 2 वर्ष है, इसको ध्यान देना है, ठीक है। धन की निकासी क्या है कि एक बार में जो पात्र राशि का अधिकतम 40% तक निकाल सकते हैं 1 वर्ष की समाप्ति के बाद, ठीक है। और योजना का तहत क्या है कि टीडीएस नहीं काटा जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें जो हैं आप देख लीजिए, आपका इससे अधिक नहीं हो। कुछ भी पूछेगा तो अगर आप प्रश्न पूछा कुछ भी तो आप इसको कर जाएंगे। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, इससे क्या है कि यूपीएससी जो है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम पे प्रश्न पूछती है और ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट है ना, जो भी चीज़ें कॉन्सेप्ट होती हैं। तो स्टैटोडायनेमिक अप्रोच अपनाने का ये होता है ना कि स्टैटिक और डायनेमिक दोनों चीज़ों को मिला करके प्रश्न यूपीएससी बनाता है। तो पढ़ना भी इसी तरीके से चाहिए। ट्विन बैलेंस शीट का आशय क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जो कंपनी और बैंक दोनों पहले की तरह जो पहले से जो है पहले की जो संकटग्रस्त बैलेंस शीट है उसी से उसको बोलते हैं, दोनों कंपनी और बैंक। जैसे क्या हुआ, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए, मैं आपको सिंपल से शब्दों में समझा रहा हूँ। मान लीजिए ये मैंने कंपनी खोली, उसका नाम है एक्स, ठीक है। अब ट्विटर वाला एक्स नहीं, बट नॉर्मल एक्स, ठीक है। मान लीजिए ए, मान लीजिए कोई कंपनी ए खोली। अब कंपनी ए के लिए मैंने क्या लिया, लोन लिया। मैंने मान लीजिए 500 करोड़ का लोन ले लिया, मुझे 500 करोड़ लोन ग्रांट हो गया। अब मैं जो कंपनी मेरी घाटे में चली गई या फिर जो मंदी के कारण या जिस भी कारण जो है मैं उस लोन को चुकता करने में जो है क्या हुआ कि जो अब क्या हुआ कि जो विस्तार करेंगे हम अपनी कंपनी का, तो निवेश और जो विस्तार करेंगे उससे क्या हुआ कि हमारा जो कर्ज का दायित्व है मान लीजिए वो बढ़ता गया और बाद में कंपनी घाटे में गई, तो फिर क्या हुआ कि हमारे जो चुकाने में असमर्थ हो गया मैं इसको। तो ये टैक्स जो है जो मैंने जो लोन लिया 500 करोड़ का, अब ये क्या हो गया, एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया ये। अब एनपीए होने के कारण क्या हुआ कि जो बैंक जिस बैंक ने मुझे लोन ग्रांट किया था उसकी बैलेंस शीट खराब हो गई। अब बैलेंस शीट खराब हो गई, ठीक है। अब वो भरपाई कहाँ से करेगा उसकी, अब उसकी क्या हुआ कि जो अब ऋण देने की जो उसकी अन्य क्षमता थी वो भी घट गई है। तो यही जो दोनों समस्याएं एक साथ होती हैं इसी को बोलते हैं ट्विन बैलेंस शीट। दोनों जो ट्विन बैलेंस शीट, जो दोनों संकटग्रस्त बैलेंस शीट दोनों देशों दोनों चीज़ों की, जैसे कंपनी और बैंकों की, ठीक है, पीएसयूज और बैंकों की, ऐसी जो होती हैं उन सब चीज़ों की, उसी को ट्विन बैलेंस शीट बोलते हैं, ठीक है। क्या है कि अब ये जो है एक मानक पथ का अनुसरण करती हैं। जैसे मान लीजिए देखिए ये मानक पथ यही है, ठीक। डिफॉल्ट कर गया तो उसको क्या हो गया कि उसकी जो ऋण देने की क्षमता जो है उसकी कम हो गई। अब क्या है कि केंद्रीय वित्त मंत्री न्यूज में क्यों रहा, केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ट्विन बैलेंस शीट की समस्या से बाहर निकल गई है, ठीक है। तब कंपनियों पे कर्ज का बोझ अधिक था लेकिन उसके चुकाने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। उस समय बैंक भी जो है एनपीए के बोझ में दबे हुए थे, लेकिन इस समस्या जो है कुछ वर्षों से पहले अब ये इस समस्या से भारतीय अर्थव्यवस्था बाहर निकल गई है।
अभी हालिया की जो आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट हुई, उसमें क्या हुआ कि बैंकिंग और कॉर्पोरेट सेक्टर जो है दोनों की बैलेंस शीट क्या है, मजबूत हुई है। मैंने इसी बात को बताना है कि जो बैलेंस शीट है बैंकिंग सेक्टर की और कॉर्पोरेट सेक्टर की, यही जो है इन अगर दोनों की जो बैलेंस शीट अगर खराब है तो ट्विन बैलेंस शीट की जो है समस्या यही उत्पन्न होती है। भारत सरकार ने ट्विन बैलेंस शीट की समस्या के लिए जो है बहुत सारे कदम भी उठाए और ये बहुत महत्वपूर्ण कदम थे। ठीक है, तो इन कदमों को जानना है। 4R की रणनीति अपनाई गई है। पहले तो रिकॉग्नाइजिंग यानी कि एनपीए की समस्या को पहले पहचान लेना है, फिर रिकैपिटलाइज करना है बैंकों की पूंजी का, फिर बैंकों की समस्याओं को रिजॉल्व करना है और बैंकों की जो परफॉर्मेंस है उसको मतलब सुधार करके उसको रिफॉर्म करना है उसमें अन्य चीज़ों में। फिर भारतीय दिवालिया और शोधन अक्षमता संहिता जो है 16 बनाई गई है। ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। आरबीआई ने बैंकों को बड़े ऋणों पर जानकारी साझा करने में सक्षम क्या करने के लिए सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट CRILC की शुरुआत की है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्या है कि ऐसे ऐसे टर्म कभी कभी प्रश्न बनेंगे तो बहुत ज़रूरी होंगे कि आपको आना चाहिए, गेस कर लेंगे आप। ठीक है, बैड डेब्ट की समस्या से निपटने के लिए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी गठित की गई है। तो इन सारे जो कदम उठाए गए हैं ये मेंस में भी आप लिख सकते हैं। तो ट्विन बैलेंस शीट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही उठाए गए। आपको ट्विन बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और चीज़ें समझ में आ गई क्यों न्यूज़ में रहा। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन ये दे रहा हूँ, देखिए एक क्वेश्चन ये है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम पे। ठीक है, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम पे क्या है कि ये प्रश्न ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर जो है अगर मान लीजिए प्रश्न बना, ठीक है, तो ये जो है कैसे सॉल्व करेंगे। अगर यही मान लीजिए इसमें से 3-4 अगर देता कि ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर या नॉन ऑफ द अबव, तो इसको कैसे सॉल्व करते। ठीक है, तो क्वेश्चंस इसको देखिएगा और ये ट्विन बैलेंस शीट पे क्वेश्चन है और यूपीएससी क्या करता है कि ऐसे ही प्रश्न जो है इन्हीं सारे टॉपिक्स पे जो है इन्हीं के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनसे बनाता है और या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन होंगे संबंधित जो रिपोर्ट्स होंगी या फिर चीज़ें होंगी उससे बनाता है। तो यूपीएससी प्रश्न कैसे बनता है, मैंने मेंस के भी क्वेश्चंस दिखाए आपको, प्री के भी दिखाएं और कॉन्सेप्ट भी इसमें बताया कि जो मैगजीन का जो मेन चीज़ का जो कॉन्सेप्ट था और करंट अफेयर था दोनों को लिंक करके स्टैटिस्टिक्स अप्रोच से पढ़ाया। वीडियोस पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा और कल से हम लोग जो है कल न्यूज एंड शॉर्ट्स खत्म कर देंगे। इसके बाद इकोनॉमिक्स को भी 1-2 दिन में खत्म करके फिर हम लोग पर्यावरण पे चलेंगे। धन्यवाद।